जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जो कि एक रिकॉर्ड है। लास्ट बार हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने ये कारनामा किया था और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी जी ने। उनके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया जिन्होंने। और ये बहुत गर्व की बात है मोदी जी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, मोदी जी के सपोर्टर्स के लिए भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। पर आज मैं बात करने मोदी जी की या बीजेपी की बात करने में नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ आज मेरे बिहार की। और इस परिप्रेक्ष्य में बिहार की बात करना क्यों ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस बार के केंद्र सरकार को बनाने में बिहार ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि हमने पिछली बार भी 40 में से 39 सीटें दी थी बीजेपी को, और इस बार तो 30 सीटें दी हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पिछली बार की 39 सीटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस साल की 30 सीटें हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ। तो इसलिए बिहार की बात करना ज़रूरी है। पर बिहार की बात करने से पहले बिहार का इतिहास जानना भी ज़रूरी है, बिहार का थोड़ा वर्तमान जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इतिहास में बहुत पीछे लिए चलता हूँ। करीब करीब 3000 साल पहले, 5th-6th सेंचुरी BC में, जब दुनिया में अंधकार छाया हुआ था, लोगों को एक रोशनी की ज़रूरत थी। तब कहीं से सिद्धार्थ गौतम नाम के एक इंसान निकलते हैं ज्ञान की खोज में, और दुनिया का भ्रमण करते हुए वो बिहार के गया पहुंचते हैं। और जहाँ उन्हें ज्ञान मिलता है, जहाँ वो गौतम बुद्ध बनते हैं, जहाँ वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बनते हैं और एक धर्म की स्थापना करते हैं और पूरे समाज में इनलाइटमेंट जगाते हैं। समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लिए हुए अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, निकलता है, तो उसके उस सपने के बीच में आता है भारत। भारत का वो क्षेत्र मगध, जो कि बिहार में पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने होते हैं बिहार के उसी मगध के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो सिर्फ अलेक्जेंडर को रोकते ही नहीं हैं, उसके मनोबल को तोड़ देते हैं। और उसका ये परिणाम होता है कि अलेक्जेंडर को वापस अपने देश जाना पड़ता है और उसका सपना सपना ही रह जाता है। उसी कालखंड के आगे पीछे हमें नालंदा विश्वविद्यालय जैसी विश्वविद्यालय दिखती है, जो कि बिहार में है, जो कि बिहार में था। हालांकि किसी के जलन द्वेष की वजह से वो ख़त्म हो गया, उसे तोड़ दिया गया। लेकिन एक वक्त था जब पूरी दुनिया में जब ज्ञान की ज़रूरत थी, पूरी दुनिया के छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय अपनी ओर आकर्षित करता था और कई सारे विद्या सिखाता था, कई सारी किताबें थी। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, तो किताबें कई महीनों तो जलती रही थी उसकी लाइब्रेरी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी किताबें होंगी, कितना ज्ञान होगा उस विश्वविद्यालय में। और फिर उसी मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट, जिनकी कई चिन्हानियों को, कई चिन्हों को आज हम लोग देश का प्रतीक समझकर या देश का प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो हमारे तिरंगे में लगा हुआ अशोक चक्र हो, चाहे वो हमारा अशोक स्तंभ। समय में थोड़ा और आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। हमारे दुनिया को जब संख्या गिनने में अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती थी, संख्या का कोई स्वरूप नहीं था, तब हमारे बिहार में ही एक इंसान का जन्म होता है, आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को शून्य दिया और शून्य के साथ साथ शून्य से लेकर के 9 तक की गिनती को स्वरूप दिया। और आज उसी शून्य और एक का जो स्वरूप है, इसी बैनरी सिस्टम पर, जिसको आज हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में बैनरी बोलते हैं, इसी बैनरी सिस्टम पर आज का पूरा AI, पूरा कंप्यूटर सिस्टम निर्भर करता है। यहाँ तक कि हम आज स्पेस में भी पहुँच पाए हैं तो उसी बैनरी सिस्टम की वजह से। कहीं ना कहीं जड़ तो वही है। मैं आपको समय में थोड़ा और आगे लिए चलता हूँ। अब आते हैं हम लोग, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और उस अंग्रेजी शासन शासन नहीं, कुशासन था। और सन 57 की लड़ाई जब हुई, 1857 में, जब सिपाही विद्रोह हुआ, पूरा भारत का एक जनमानस जुड़ गया अंग्रेजों को भगाने में। ऑलमोस्ट हम लोग उस वक्त विजय भी हो गए थे। अगर हमारे पास एक सही लीडरशिप होती तो उसी वक्त अंग्रेज भारत छोड़ चुके होते।
उसी लड़ाई के अंदर में बिहार के एक आरा जिले के राजा बाबू कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेजों के चक्के छोड़ा निकल जाते हैं, और जब गोली लगती है हाथ में तो हाथ काट कर अलग कर देते हैं और एक हाथ से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा देते हैं। जी हाँ, यह है बिहार की मिट्टी। समय में और आगे बढ़ते हैं। जब गांधी जी लौटते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में, वो देखते हैं देश में बदहाली छाई हुई है, अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर है। क्रांति तो हो रही है पर आम जनमानस के अंदर में ऐसी कोई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं है, क्योंकि उनकी क्रांति तो अपने पेट से है, उनकी क्रांति तो अपने ही गांव के ठाकुरों से हैं, अपने ही गांव के उच्च वर्ग लोगों से हैं जो उन पर अत्याचार करते आ रहे हैं। अंग्रेजों से तो हैं ही। तो गांधी जी एक नया रास्ता चुनते हैं, आंदोलन का रास्ता, और वो पहला आंदोलन करते हैं बिहार के पश्चिम चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध। जी हाँ, और उस आंदोलन के बाद गांधी जी जननायक बन जाते हैं। उसके बाद आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो जाता है और गांधी जी अपना एक रोल प्ले करते हैं आज़ादी, भारत की आज़ादी में। ज़्यादा कम ये दूसरी डिबेट है। और उसके बाद गांधी जी क्या बन जाते हैं, कितने बड़े लेजेंड बन जाते हैं आज के समय में भी, इसमें ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको समय में थोड़ा और आगे लिए चलता हूँ। जब देश आज़ाद होता है, कांग्रेस का शासन आता है, पर फिर वही कांग्रेस शासन छोड़ करके कुशासन की ओर बढ़ जाती है और उसकी तानाशाही बढ़ने लग जाती है। तो फिर से एक बार बिहार के ही जयप्रकाश नारायण बिहार की धरती से एक नया आंदोलन शुरू करते हैं, जिसे हम लोग जेपी आंदोलन भी बोलते हैं और छात्र आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि जय प्रकाश नारायण उस वक्त 60-70 प्लस थे। उस उम्र में वो युवाओं को लीड कर रहे होते हैं, छात्रों को लीड कर रहे होते हैं। मैं युवाओं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छात्र वर्ग जो होता है वो युवा ही होता है, जो छात्र वर्ग होता है वो युवा ही होता है, अधिकतर हमने देखा है। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपवाद है, पर छात्र वर्ग तो युवा ही होता है। तो उस युवाओं को लीड किया उन्होंने, और जिसके प्रोडक्ट नीतीश कुमार, लालू यादव, चंद्रशेखर जैसे लोग हुए, जो कि बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने। नीतीश लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उस आंदोलन के वजह से जयप्रकाश नारायण कांग्रेस को सिर्फ हिलाते नहीं हैं, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। हालांकि फिर से वो आ जाती है, पर 30 साल के लंबे शासन के बाद उनके शासन को ब्रेक मिलता है। ये होता है हमारे बिहार के नेता, हमारे बिहार की धरती से, जयप्रकाश नारायण की वजह से। अब आता है 80-90 का वो दौर, जब बिहार में मर्डर्स आम हो चुके थे, नरसंहार आम हो चुका था, जातिवाद अपने चरम पर था। अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, मैं अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसा नहीं मानता, पर सो कॉल्ड अपर कास्ट लोअर कास्टों को मार रहे हैं, लोअर कास्ट अपर कास्टों को मार रहे हैं। कहीं 56 मर रहे हैं, किसी गांव में 64 मर रहे हैं, किसी गांव में 100, तो किसी गांव में 500। एक बहुत लंबा मौत का सिलसिला देखा हमने 80-90s के दशक में। ऐसी सरकार रही बिहार के अंदर में जो कि बहुत ही फेलुअर सरकार रही। क्रिमिनलाइजेशन उनके समय में बहुत बढ़ा बिहार के अंदर में, नक्सलवाद बढ़ा, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, जो माओ की विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, जो मार्क्स की विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, इन जैसे लोगों का दबदबा बढ़ा बिहार के अंदर में। अब बिहार में खूनी खेल चला बहुत लंबे समय तक। फिर 90s के उसी दौर में मेरा जन्म हुआ। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे याद है कि मैंने वो दौर भी देखा है जब रात में अंधेरा होने के बाद हम घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। जब हम लोग, हमारे ट्रेनें जब हुआ करती थी रात में, तो हम शाम में निकल जाते थे घर से, या फिर कहीं अगर आते थे कहीं बाहर से, तो रात में ट्रेन उतरती थी अगर स्टेशन पर, तो हम लोग घर नहीं जाया करते थे, स्टेशन पर ही रुक जाया करते थे, कहीं रास्ते में लूटपाट ना हो जाए। ये डर का माहौल था। फिर मेरे ही समय में जब मैं 7-8-9 साल का हूँगा, उस वक्त सरकार बदली। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्रिमिनलाइजेशन को बहुत कम किया, बहुत रिड्यूस किया।
आज ये दिन भी हम देख रहे हैं जब बिहार में नाइट लाइफ भी चल रहा है। आज अगर मुझे 1 बजे रात में गाड़ी पकड़नी होती तो मैं 12 बजे रात में निकलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये अब तक तो मैंने आपको बिहार के इतिहास के बारे में बताया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए फ़िलहाल इस पार्ट में मैं यहीं पर अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगले पार्ट में मैं इसकी अगली कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है जो कि मैं आज रिलीज़ करूँगा, दूसरा पार्ट मैं कल रिलीज़ करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।